नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि करण गुलेरिया अभी भी अपने कमरे में यही सोच रहा था कि जब कैसे उन्होंने आयशा को उस समय कॉलेज में देखा था, जब वो वहां पर राजीव गुलेरिया की लड़ाई छुड़वाने के लिए वहां पर कॉलेज में जा रहे थे। इधर रोहित के पैलेस में अभी भी करण गुलेरिया अपने कमरे में खड़े हुए आयशा मारवा के बारे में ही सोच रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने भाई किशोर की शादी में अपने पापा और धर्मराज अंकल के बीच में हो रही बातों को बड़े ही अच्छे से सुन लिया था। क्योंकि जब उसके बड़े भाई की शादी हो रही थी तो तब करण गुलेरिया के पापा और धर्मराज मारवा दोनों ही यहाँ पर कुछ बातें कर रहे थे। करण अब अपने इन्हीं ख्यालों में ही थे कि तभी उन्हें एकदम से याद आया कि उन्हें राजीव को ईमेल का पासवर्ड देना है, क्योंकि अचानक से उसे राजीव के साथ हुई बात याद आ जाती है कि राजीव ने उसे पासवर्ड देने के लिए बोला था। इसलिए अभी वो इन सारे ही ख्यालों को अब छटकते हुए अब वो सोचते हैं कि मुझे पहले राजीव गुलेरिया को अपने भाई को इस पासवर्ड को दे देना चाहिए। राजीव गुलेरिया को पासवर्ड देने के लिए अब करण ने अपना फोन उठाया और फिर अब वो उस पासवर्ड को टाइप करने ही वाले थे कि तभी अब एकदम से उसके दिमाग में एक बात खटक पड़ी। अब करण के दिमाग में एकदम से ये बात आई कि उस ईमेल पर तो राजीव से रिलेटेड कोई भी मेडिकल रिपोर्ट्स ही नहीं है, तो आखिर राजीव उस ईमेल का पासवर्ड क्यों चाहता है? क्योंकि सालों पहले तो राजीव गुलेरिया ने अपनी सारी ही ईमेल्स को हटा दिया था। करण को अच्छी तरह से अभी भी याद था कि आकाश के 3 साल के होने के बाद, जब आकाश 3 साल का था, तब राजीव गुलेरिया ने खुद ही गुलेरिया हाउस को छोड़ दिया था और उसके बाद से वो ना के बराबर ही वहां पर गुलेरिया हाउस में आता जाता था। उस समय राजीव गुलेरिया ने खुद ही गुलेरिया परिवार के उस ईमेल से अपने सारे ही रिपोर्ट्स को खुद ही निकाल दिया था और अब उसे अपनी कौन सी रिपोर्ट्स चाहिए है यहाँ पर? आखिर वो उस ईमेल के पासवर्ड को क्यों जानना चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपने रिपोर्ट्स के बदले में उसे वहां से कुछ और ही इंफॉर्मेशन लेना चाहता हो? करण गुलेरिया अभी अपनी इसी सोच में ही था, क्योंकि उसे अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजीव इतने सालों बाद उस ईमेल के पासवर्ड को क्यों जानना चाहता है, क्योंकि उसने खुद कहा है कि वो अपने रिपोर्ट को उसमें देखना चाहता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट तो जब उसमें है ही नहीं तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? करण गुलेरिया अभी अपनी इसी सोच में ही थे। वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में आकाश गुलेरिया अभी इधर उधर ही टहल रहे थे। आज वो भी कोई किसी गहरी सोच में दिखाई दे रहे थे। आकाश गुलेरिया अभी अपने कमरे में यही सोच रहे थे कि क्या उसे अब की बार फिर से अपनी माँ से यानी कि अंजलि मल्होत्रा से एक बार फिर से बात करनी चाहिए, यानी अब वो अपने मन को बड़ा ही पक्का कर दे। अब आकाश गुलेरिया ने अपने मन को बड़ा ही पक्का कर दिया था कि आज तो वो अंजलि मल्होत्रा यानी अपनी माँ से बात जरूर करेंगे। आज वो उनसे अपने सारे ही सवालों का जवाब ले लेंगे, जो सवाल लेने के लिए उसका मन कितने दिनों से बेताब था। क्योंकि जब स्टार्टिंग में आकाश गुलेरिया को ये सब पता चला था तो वो तभी के तभी अंजलि मल्होत्रा से सारे ही सवालों के जवाब जानना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही अंजलि मल्होत्रा का किडनैप हो गया। और जब वो उससे ये जान सकता था तब तक उससे पहले ही इतनी देर हो गई थी कि अंजलि मल्होत्रा की खुद इतनी खराब हालत हो गई थी। और अंजलि मल्होत्रा के ठीक होने के बाद जब एक बार फिर से आकाश गुलेरिया ने बड़ी ही हिम्मत करके जब उनसे बात करने के लिए गया था तो तब वहां पर कविना लिशा आ गई थी। हालांकि हर बार ही आकाश गुलेरिया बड़े ही मन से अपने मन को बड़ा ही पक्का करके ये सब सवाल पूछने के लिए जा रहा था, लेकिन हर बार वो इसमें नाकामयाब हो रहा था। इसलिए वो अपने मन में अच्छी तरह से ठान लेता है कि उसे अब तो हर हाल में अपनी माँ से उन सारे ही सवालों का जवाब ले लेना है। यही सोचते हुए अब आकाश गुलेरिया अब अपने कमरे से बाहर निकल जाता है, क्योंकि आज उसने अपने मन को बड़ा ही पक्का कर लिया था कि चाहे आज कुछ भी हो जाए, आज वो अंजलि मल्होत्रा से सारे ही सवालों को जानकर ही रहेगा। क्योंकि जब तक वो इन सारे के सारे सवालों को जान नहीं लेता तब तक वो किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकता। क्योंकि जब से उसे ये पता चला था कि अंजलि मल्होत्रा उसकी माँ है, तब से उसकी रातों
रातों की नींद उड़ चुकी थी, उसका मन बड़ा ही बेचैन हो रहा था क्योंकि उसका दिल अपनी माँ से मिलने के लिए कह रहा था, लेकिन उसका दिमाग उसकी माँ के किए हुए को देखकर उससे दूर जाने की बात कर रहा था। इसलिए आकाश गुलेरिया का यहाँ पर हाल कुछ ज्यादा ठीक नहीं था। इसलिए अब वो बड़ा ही मन करके अपने कमरे से निकलकर अब अंजलि मल्होत्रा के कमरे की तरफ जाने लगता है। आकाश के दिमाग में अभी भी यही ही चल रहा था कि वो आज किस तरह से अंजलि से सारे ही सवाल पूछेगा, क्योंकि वो सीधे ही तरीके से तो उससे ये सारे सवाल नहीं करेगा। उसे कौन से सवाल को पहले करना है, कौन से को बाद में, वो यहाँ पर पूरी तरह से अब तैयार हो रहा था और जाते जाते बस यही सोच रहा था। अब यही सब सोचते हुए ही अब आकाश गुलेरिया अंजलि के कमरे के सामने आ गया था और अब वो जैसे ही अंजलि के कमरे को खोलने के लिए उसे नॉक करने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि एकदम से उसका फोन बजना स्टार्ट हो जाता है। आकाश का फोन बजने से अब आकाश अपने फोन की तरफ देखता है। जब वो अपने फोन को अपनी पॉकेट से निकालता है तो उसमें किसी और का नहीं बल्कि कविनालिशा उसे यानी कि एंजल ईगल को फोन कर रही थी, क्योंकि आकाश को ये फोन ईगल के नंबर पर आ रहा था। आकाश ने अब जल्दी से अपना फोन उठा लिया, क्योंकि अगर ईगल के फोन पर नंबर आया है तो जरूर वो कोई अर्जेंट ही होगा। इसलिए आकाश गुलेरिया ने बिना टाइम वेस्ट किए ही अब जल्दी से अपने फोन को उठा लिया और वो जल्दी से अपने फोन को हाथ में लेकर अब वो जल्दी से कमरे की तरफ जाने लगता है, क्योंकि यहाँ पर उसने फोन को अपने हाथ में लेकर अभी वो कमरे में जाके ही उस पर बात करने वाला था, ताकि किसी को भी उसके ऊपर किसी भी तरह का शक ना हो। अपने रूम में जाने के बाद अब उसने अपने रूम के दरवाजे को बड़ी अच्छी से बंद कर दिया। उसके बाद उसने अपने हाथ में लिए हुए फोन को देखता है तो तब तक वो फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। आकाश ने अपने फोन से अब कविनालिशा को फिर से रिटर्न कॉल किया, क्योंकि अगर कविनालिशा का ये फोन था तो जरूर बहुत ही अर्जेंट होगा। ये उनकी मीटिंग से रिलेटेड, उनके प्रपोजल से रिलेटेड भी हो सकता था। और आकाश के अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से अपने बिजनेस प्रपोजल में किसी भी तरह का कोई भी हानि नहीं चाहते थे। इसलिए अब आकाश गुलेरिया कविनालिशा को रिटर्न में कॉल करते हैं। अब सामने से कविनालिशा की आवाज आती है, क्योंकि कविनालिशा ने एक बार फोन को डिस्कनेक्ट एक बार फोन पर बात ना होने की वजह से कविनालिशा ने भी अब अपने फोन को रख दिया था। लेकिन जैसे ही उसका फोन रिंग हुआ तो उसने भी बिना देरी किए जल्दी से ही फोन को उठा लेती है और अब वो फोन को उठाकर कहती है, हेलो मिस्टर ईगल, आई होप हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया है। कविनालिशा की ये बात सुनकर अब आकाश गुलेरिया कहता है कि बिल्कुल भी नहीं रानी साहिबा, कहिए क्या बात है, क्या आप मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हैं क्या? आकाश की ये बात का जवाब देते हुए अब कविनालिशा कहती है कि आपको याद तो है ना कि 2 दिन बाद हमें हमारे उस प्रोजेक्ट को शुरू करना है, जिसके लिए हमारी डील भी हो चुकी है और उसके लिए हमें उस विलेज में जाना ही होगा जहां जो जगह हमने उस प्रोजेक्ट अपने उस प्रोजेक्ट के लिए फाइनल की थी। कविनालिशा की ये बात सुनकर अब आकाश गुलेरिया कहता है कि हम कल भी चल सकते हैं। आकाश की ये बात सुनकर अब कविनालिशा भी कहती है, आई एम सॉरी ईगल, टुमारो आई विल नॉट फ्री। कविनालिशा की ये बात सुनकर अब आकाश कहता है, ओके हम 2 दिन बाद ही जाएंगे फिर वहां पर। आकाश की इस बात को सुनकर अब आलिशा कहती है, ठीक है, क्योंकि 2 दिन के बाद ठीक रहेगा, उसके बाद क्योंकि कल के बाद तो मैं भी फ्री ही हूँ। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कविनालिशा कहती है कि दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ईगल फॉर सपोर्टिंग मी, बाय एंड टेक केयर। कविनालिशा की ये बात सुनकर अब आकाश गुलेरिया भी कहता है कि यू टू कविनालिशा। ये कहते हुए ही अब आकाश भी अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अब तक कविनालिशा भी अपने फोन में अब एक मैसेज को टाइप करती है और फिर वो उस मैसेज को रोहित यानी के किंग के नंबर पर सेंड कर देती है। इधर पेरिस के कॉलेज मैनेजमेंट में अपने कैबिन में ही बैठकर काम कर रहा रोहित ने जब अपने फोन के मैसेज की टोन को सुना तो अब वो अपने फोन को जल्दी से चेक करने के लिए अपने फोन को अपने हाथ में उठाता है और जैसे ही वो अपने फोन का नोटिफिकेशन देखता है तो इसमें कविनालिशा के नाम से एक मैसेज आया हुआ था। रोहित मारवा अब उस मैसेज को ओपन करता है और उसे पढ़ना स्टार्ट करता है। रोहित उसको पढ़ने के बाद अब एक गहरी सोच में चला जाता है और अब वो अपने मन में यही सोचता है कि क्या कविनालिशा का वहां जाना सच में ही जरूरी है, क्योंकि कविनालिशा अच्छी तरह से जानती है कि वहां वो हर्ट होगी और अगर इस बारे में अनीका और पापा को कुछ भी पता चला ना तो पता नहीं वो दोनों कैसे ही रिएक्ट करेंगे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि कविनालिशा का वहां जाना ठीक भी है या नहीं। इतने सालों से ही आलिशा
सुनती आ रही है कि अब तक उसे आदत हो गई है, लेकिन मैं अनिका और पापा को कैसे ही संभालूंगा। यहाँ रोहित अभी अपने इन्हीं ख्यालों में ही था कि क्या उसे अपने साथ अनिका को वहां पर लेकर जाना चाहिए या नहीं, क्या अनिका का उसे वहां पर लेकर जाना ठीक भी होगा या नहीं। रोहित मारवा अभी अपने दिमाग में यही सब कैलकुलेशन ही लगा रहा था, इन्हीं सब चीजों के बारे में ही सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब तक अनिका और मोनिशा दोनों ही अभी अपने लेक्चर को लेकर स्टाफ रूम में आ जाती हैं। जैसे ही वो दोनों अपने लेक्चर को लेकर आकर वहां पर बैठती हैं कि उनके कानों में अब उसी पियन की आवाज आती है। वो पियन अब उन्हें कहता है, एक्सक्यूज मी मिस मोनिशा एंड मिस आर्या मूर्ति। जैसे ही उन्हें पियन की आवाज आती है वो उसकी तरफ देखती हैं। अब वो उसकी तरफ जैसे ही देखती हैं तो उन्हें वहां पर सामने पियन खड़ा हुआ दिखाई देता है। अब वो देखती है कि पियन के हाथों में कुछ पेपर्स हैं। अब उन पेपर्स को देखकर अब मोनिशा कहती है कि लगता है आप भूल गए हैं कि आपने हमें पहले ही आज का शेड्यूल दे दिया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये शेड्यूल किसी और का होगा, इसलिए हमें इस शेड्यूल की जरूरत नहीं है। मोनिशा ने पहले ही उस पियन को कुछ भी कहने से पहले ही उसे ये जवाब दे दिया था, लेकिन मोनिशा की ये बात सुनकर अब वो पियन उसे करेक्ट करते हुए कहता है, सॉरी लेकिन ये आप दोनों का रिवाइज्ड शेड्यूल ही है, क्योंकि आपको जो पहले मैंने शेड्यूल दिया था उसे फिर से रिवाइज्ड कर दिया गया है। पियन की इस बात को सुनकर अब तो अनिका और मोनिशा दोनों ही हैरानी से पहले अब एक दूसरे की तरफ देखती हैं और फिर वो पियन की तरफ देखती हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि फिर से इस शेड्यूल को रिवाइज्ड किया हुआ है। क्योंकि अगर एक बार कॉलेज में पहले ही कोई अगर शेड्यूल बना दिया जाता है तो उसको रिवाइज क्यों किया गया है, वो बस अभी यही सोचती है। अनिका अब पियन के हाथों से अब उस पेपर को ले लेती है, क्योंकि अनिका पहले ये देखना चाहती है कि अगर इसे रिवाइज किया गया है तो इसमें आखिर ऐसा क्या ऐड किया गया है या कि किस लेक्चर को कम किया गया है। इसलिए अब बड़ी ही क्यूरियोसिटी के साथ अब अनिका उस पेपर्स को लेती है और उस पेपर को लेने के बाद अब वो उसे थैंक यू बोलकर बोल देती है और अब उस पेपर को फिर मनीषा वाले पेपर को मनीषा को दे देती है और अपने वाले को खुद रख लेती है। अब अनिका जब अपने पेपर को ले लेती है तो अनिल अपने हाथ में लेने के बाद अब वो उस रिवाइज्ड शेड्यूल को पढ़ने लगती है। वो जब उसे पढ़ती है तो पहले तो उसे अब रोहित पर उसे पढ़ने के बाद इतना गुस्सा आया कि वो अभी के अभी रोहित के पास जाए और उसे इस बारे में बात करे, क्योंकि अनिका को उस पेपर्स को देखकर सच में ही रोहित मारवा के ऊपर बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। लेकिन फिर उसने कुछ सोचा और फिर वो अपने काम में वहीं पर ही लग गई। वो अभी इस समय इसे रीशेड्यूल्ड को इग्नोर करना चाहती थी, क्योंकि अगर इस समय अनिका कोई भी एक्शन लेती तो शायद किसी को भी उसके ऊपर शक हो जाता। लेकिन वो अभी भी रोहित के इस किए हुए को नहीं भूल पा रही थी। हालांकि अपने आप को नॉर्मल करने के लिए अनिका ने अपने आप को किसी दूसरे काम में लगा लिया था, लेकिन उसके दिमाग में घूम घूम कर रोहित की ही का यही शेड्यूल ही उसके दिमाग में आ रहा था कि आखिर रोहित ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अनिका अभी अपने दिमाग में ही सोचती है कि मिस्टर मारवा, अगर कसम से आपका आज का दिन बड़ा ही अच्छा है, अगर आप आज सच में मेरे सामने होते ना तो सच में आप आज खुद ही मेरे हाथों से एक पंच खा लेते, क्योंकि हद होती है मिस्टर मारवा। हमने तो आपको बस कैल्विन के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी, हो ना हो मुझे अब पूरी तरह से यकीन हो गया है कि आपने बस उस कैल्विन के चक्कर में ही मुझे और मोनिशा को ये पनिशमेंट दी है। लेकिन मिस्टर मारवा, ये आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ अब तक आज शीला राजीव गुलेरिया के पैलेस में अब आ गई थी, क्योंकि अब तक वो उस जंगल में उन दोनों आदमियों से मिलकर वापस राजीव गुलेरिया के पैलेस में पहुंच चुकी थी। लेकिन आज उसके दिमाग में अभी भी यही बातें ही चल रही थी कि क्या वाकई में अंजलि की बेटी जिंदा होगी, क्योंकि वहां पे उन दोनों आदमियों की और शीला की जो भी बातें हुई थी वो भी उन्हीं चीजों के बारे में सोचती है। क्योंकि उनमें से एक आदमी ने कह दिया था कि अगर जब उसका बेटा जिंदा है तो उसकी बेटी भी तो जिंदा हो सकती है, इसलिए वो अभी भी उसकी बेटी के जिंदा होने के बारे में सोचती है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। शीला अभी भी यही सोचकर पैलेस के अंदर आ जाती है तो वो देखती है कि वहां पर दमयंती उससे, यहाँ पर शीला तो खुद एक सोच में थी ही, लेकिन जब वो देखती है कि दमयंती तो पहले से ही किसी गहरी सोच में वहां पर बैठी हुई है। शीला अब दमयंती को ऐसे सोच में देखकर अब अपनी सोच से बाहर आती है और अब वो दमयंती के पास जाकर बैठ जाती है और अब वो दमयंती से कहती है, क्या हुआ है दमयंती, तुम किस सोच में हो। शीला के इस सवाल पर अब दमयंती कहती है कि क्या तुमने रोहित मारवा को किडनैप करने का कोई प्लान बनाया है क्या, क्योंकि हमने ये प्लान पहले भी किया था कि हमें रोहित मारवा को किडनैप करना होगा, लेकिन हमने उसे किडनैप कैसे करना है, कब करना है, ये प्लान क्या तुमने ऑलरेडी बनाया हुआ है या नहीं।
दमयंती की यह बात सुनकर अब शीला कहती है कि अभी तो नहीं बनाया है, और वैसे भी वो काम अक्षय वर्मा का है, वो काम हमारा नहीं है, क्योंकि अगर रोहित मारवा को किडनैप करना है तो उसे अक्षय वर्मा ही करेगा, हम नहीं। शीला की ये बात सुनकर अब दमयंती कहती है कि क्या इस बार भी उसे मारने का प्लान है क्या, क्योंकि अगर अक्षय वर्मा कर रहा है तो क्या इस बार तुम लोग उसे मार दोगे या उसे जिंदा छोड़ोगे, बस किडनैप ही करोगे। दमयंती के इस सवाल का जवाब देते हुए अब शीला कहती है कि ये तो राजीव गुलेरिया और अक्षय वर्मा ही डिसाइड करेंगे, ये बात तो उन दोनों के ऊपर ही डिपेंड करती है कि राजीव के रोहित मारवा को किडनैप करने के बाद आखिर वे उसके साथ क्या करने वाले हैं, वो उसे मारेंगे या छोड़ेंगे या जस्ट किडनैप करेंगे और बस सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाएंगे, ये तो उन्हीं को पता होगा। मैं इस प्लान में शामिल नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब शीला कहती है कि लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। शीला के इस सवाल का जवाब देते हुए अब दमयंती कहती है कि मैं एक बार बस उस रोहित मारवा से मिलना चाहती हूँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि मेरी बेटी की आखिरी निशानी इस वक्त इस दुनिया में है भी या नहीं, क्योंकि हो ना हो जरूर रोहित मारवा मेरी बेटी की उस निशानी के बारे में जरूर अच्छी तरह से जानता होगा, क्योंकि अगर मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है तो हो सकता है उसकी उस निशानी के जरिए ही मैं अपनी बेटी के इस गम को भुला सकती हूँ। कितनी ही कोशिश की है मैंने अपनी उस बेटी को भुला देने की कि जो हो गया चलो हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों मैं एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मैं अपनी लच्छो बेटी को बिल्कुल भी याद नहीं करती हूँ। ना चाहते हुए भी मुझे हर काम में हर एक दिन, हर एक पल, हर एक सेकंड मुझे उसकी याद दिलाती रहती है। अगर मैं उसकी बेटी की बेटी तक भी अगर मैं अपनी बेटी की बेटी तक भी पहुंच पाई तो फिर मैं ये सोचूंगी कि मैं अपनी लच्छों की फिर से परवरिश कर रही हूँ। दमयंती की ये बात सुनकर अब शीला कहती है कि तुम्हें 12 साल तक तो उस बच्ची की याद बिल्कुल भी नहीं आई, तो अभी अचानक से तुम्हें उसकी इतनी याद क्यों आ रही है, क्योंकि अगर ऐसा था कि तुम्हें रोहित मारवा से ये सब पूछना था तो वो तो तुम पहले भी पूछ सकती थी जब तुम इंडिया में थी, क्योंकि तुमने तो एक बार अनिका को भी किडनैप किया था, तुमने आकाश गुलेरिया को भी किडनैप किया था, तुमने मयूर को भी किडनैप किया था, तो उस समय तो तुम आसानी से ये सब पूछ सकती थी, तो उस समय पर तुम्हें उसकी याद क्यों नहीं आई। शीला की इस बात को सुनकर अब दमयंती देवी कहती है कि तुम्हें क्या पता है कि मैंने उस बच्ची को ढूंढने की कितनी ही कोशिश की थी, लेकिन लच्छो को तो उस बच्ची से कोई लगाव ही नहीं था, इसलिए लच्छो के कारण मैंने बस उसे अपने तरीके से ही ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने कभी लच्छो के सामने इस बात को बयां तक नहीं होने दिया था, उसके सामने इस बात को आने तक नहीं दिया था, क्योंकि मेरी बेटी उसे नहीं ढूंढने देना चाहती थी। जब तक वो जिंदा थी तब तक बात अलग थी, क्योंकि जब तक वो जिंदा थी उसने एक बार भी ये कोशिश नहीं की कि वो अपनी बच्ची को ढूंढ सके। उसको देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी बच्ची को भी ढूंढना नहीं चाहती थी। दमयंती की ये बात सुनकर अब शीला कहती है तुम्हारी बेटी ने उसे डस्टबिन में फेंक दिया था, और फेंकी हुई चीजों को कोई दोबारा देखना भी नहीं चाहता है। दमयंती ये मत भूलो कि अगर कोई किसी चीज को डस्टबिन में फेंकता है तो वो इसलिए ही फेंकता है ताकि उसे दोबारा ना देखना पड़े, इसलिए डस्टबिन में वही चीजें ही फेंकी जाती हैं। और अगर तुम्हारी बेटी ने अपनी बेटी को अगर डस्टबिन में फेंक दिया था तो ये तो एक जाहिर सी बात है कि वो उसे दोबारा अपनी लाइफ में कभी देखना ही नहीं चाहती थी। शीला की इतनी कड़वी बात सुनकर अब दमयंती देवी कहती है कि तुम्हें इंसान और चीजों में कोई फर्क समझ नहीं आता है क्या? अरे अपनी जुबान को एटलीस्ट अब तो देख लो कि तुम बोल क्या रही हो। पता नहीं तुम्हारी जुबान इतनी कड़वी क्यों है, क्योंकि तुम जिसे चीज कह रही हो वो कोई चीज नहीं बल्कि वो इंसान थी, वो मेरी बेटी की निशानी थी। इसलिए अगर तुम मेरी कोई हेल्प नहीं करना चाहती तो मत करो, लेकिन एटलीस्ट कम से कम उसे किसी चीज के नाम से तो मत पुकारो। ये कहते हुए ही अब दमयंती अपनी जगह पर गुस्से में खड़ी हो जाती है और फिर वो अपने रूम की तरफ वहां से जाने लगती है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ही परेशान थी अपनी बेटी के लिए। लेकिन अभी यहाँ पर शीला की इन सब बातों को सुनकर तो वो अब और भी अपसेट हो गई थी, उसका दिमाग पहले से ही खराब हो चुका था। यहाँ शीला अभी भी अपनी ही सोच में थी कि आखिर अंजलि की बेटी बची है तो बची कैसे, वो अगर इस दुनिया में है भी तो वो कहाँ हो सकती है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये निकल कर आता है कि आखिर वो अंजलि के बच्चे कैसे बच गए, क्योंकि मैंने तो उन्हें बचने की कोई भी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी, तो आखिर वो इतनी अच्छी किस्मत कैसे लेकर आए कि वो दोनों ही बच गए होंगे।
जहां एक तरफ शीला अपने इन्हीं ख्यालों में थी तो वहीं दूसरी तरफ अब तक राजीव गुलेरिया भी यही सोच रहा था कि आखिर अब तक करण ने उसे उस पासवर्ड को क्यों नहीं भेजा है, क्योंकि राजीव गुलेरिया तो चाहता था कि वो फोन पर ही उस पासवर्ड को ले ले, लेकिन दोनों के बीच में इतनी गर्मा गर्मी हो गई थी बातों में कि राजीव गुलेरिया ने सामने से ही फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया था। राजीव गुलेरिया अभी अपने किए पर ही बड़ा ही गुस्से में था कि काश उसने उस समय पर करण से बात करते हुए थोड़ा सा हलीमी से बात किया होता, थोड़ा सा आराम से बात किया होता तो अब तक वो पासवर्ड उसे करण के द्वारा मिल चुका होता। लेकिन उसे कब करण के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि करण ने अभी तक उस पासवर्ड को नहीं भेजा था। राजीव गुलेरिया अभी भी इसी उम्मीद में था कि अगर उसने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया था तो जैसे पहले के समय जब वो दोनों कॉलेज में थे तब करण गुलेरिया उसका कितना ही हर एक बात को मानता था, तो अब तक तो उसे उसको उस पासवर्ड को भेज देना चाहिए था। राजीव गुलेरिया अभी अपनी इसी सोच में ही था कि तभी उसकी नजर अब सामने कुछ सोच रहे बड़ी रानी के भाई पर जाती है, क्योंकि उसके सामने ही बड़ी रानी का भाई भी बड़े ही शांति से चुपचाप किसी गहरी सोच में नजर आ रहा था। राजीव गुलेरिया ने अब बड़ी रानी के भाई से कहा कि बताओ, मेरा तो समझ में आता है कि मैं अपनी किसी पर्सनल चीजों के बारे में अपसेट हूँ, लेकिन तुम बताओ तुम किस गहरी सोच में हो। राजीव गुलेरिया की बात का जवाब देते हुए बड़ी रानी का भाई कहता है कि कल रॉयल फैमिली मीटिंग रखी गई है और सच बताऊं तो मैं तुझे तो मेरा खून खोलने लगता है जब मैं उस गोदली हुई बेटी को रानी की पदवी पर देखता हूँ, क्योंकि रानी की उस पदवी पर मैं उस कवि नालिशा को बिल्कुल भी नहीं देख सकता। वो पदवी उस पदवी के लायक ही नहीं है। मेरा तो तन बदन में आग लग जाती है जब मैं उसको उसे पदवी पर देखता हूँ कवीन बने हुए। समझ में ही नहीं आता कि आखिर मेरी बहन को एक बच्ची को गोद लेने की क्या ही जरूरत पड़ गई थी। पता नहीं किसका खून है वो जिसके ना बाप का पता है और ना ही खानदान का, क्योंकि रानी ने एक ऐसी बच्ची को ही अपनी बेटी बना कर रखा है जिसके बाप माँ खानदान किसी भी चीज का कुछ भी पता नहीं है। पता नहीं उसकी रगों में किसका खून दौड़ रहा है। बड़ी रानी के भाई की ये बात सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है कि आखिर बड़ी रानी ने शादी क्यों नहीं की है, क्योंकि अगर उसे बच्चे चाहिए थे तो उसे शादी करनी चाहिए थी। उन्होंने आखिर शादी क्यों नहीं की। राजीव गुलेरिया के इस सवाल पर अब बड़ी रानी का भाई कहता है कि उसका दिमाग खराब हो गया था। अरे उसमें मुझे तो लगता है उसका दिमाग ही नहीं है, उसकी ही वजह से पता नहीं किसका खून है जो रॉयल फैमिली में शामिल हो गया है। अगर वो शादी कर लेती और उसके खुद के बच्चे होते तो समझ में भी आता कि हाँ हमारे ही खानदान का बच्चा है। ये कहते हुए ही अब बड़ी रानी के भाई कहते हैं तुम देखना हर साल की तरह मैं कल भी उसे आलिशा को याद दिलाऊंगा कि वो मेरी बहन की गोदली हुई बेटी है, क्योंकि मैं जब भी उसे देखता हूँ तो पता नहीं मेरे मन में क्या क्या उसे बोलने के लिए आता है। कल भी मैं उसे उसकी औकात दिखाऊंगा कि वो इस पद के लायक ही नहीं है। वो मेरी बहन की गोद ली हुई बेटी है, ना कि उससे जन्म ली हुई बेटी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बड़ी रानी का भाई कहता है कि कल तुम भी मेरे साथ ही चलना, तुम्हारा साथ रहेगा तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि सच में कल का दिन के बारे में सोच सोच कर तो मेरा दिमाग पहले से ही खराब हुआ जा रहा है। वैसे तो मेरा वहां जाने का कोई भी मन नहीं होता है, लेकिन मुझे उसे उसकी औकात याद दिलानी है, इसलिए मुझे वहां पर जाना ही होगा। और मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारा साथ रहेगा तो शायद उसमें मेरा थोड़ा मन भी हल्का ही रहेगा। बड़ी रानी के भाई की ये बात सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है कि क्या सच में मेरा वहां जाना सही होगा, क्योंकि जैसे तुमने कहा कि ये एक रॉयल मीटिंग है तो फिर उसमें मेरा वहां पर क्या काम है, मैं वहां पर क्या करूंगा। आई मीन कि मुझे परमिशन वहां पर जाने की होगी भी या नहीं, क्योंकि वहां पर तो सारे रॉयल फैमिली के सदस्य ही होंगे, लेकिन मैं तो तुम्हारी फैमिली का से रिलेटेड भी नहीं हूं, तो मुझे वहां पर परमिशन कैसे मिलेगी। राजीव गुलेरिया के इस सवाल पर अब बड़ी रानी का भाई कहता है कि इसके लिए तुम टेंशन मत लो। अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम मेरे साथ चलोगे और ये अगर मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ तो तुम हर हाल में ही जाओगे। यहाँ बड़ी रानी का भाई और राजीव गुलेरिया दोनों ही अब कल की प्लानिंग में लगे हुए थे कि उन्होंने कब कैसे और क्या करना है, कैसे वो कवि नालिशा को उसकी औकात याद दिलाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक करण गुलेरिया अभी अपनी ही सोच में थे कि क्या उन्हें राजीव गुलेरिया को पासवर्ड देना चाहिए या नहीं। कि तभी वो देखते हैं कि उनके फोन पर अब कैलाश अधिकारी का कॉल आ रहा था, क्योंकि कैलाश उसे कॉल कर रहा था। कैलाश के नंबर को देखकर अब करण उसे उठाते हुए पूछता है, हाँ कैलाश कैसे फोन किया तुमने मुझे, क्या कोई काम है क्या। करण की इस बात का जवाब देते हुए अब कैलाश अधिकारी कहता है, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम मेरी कुछ मदद करोगे, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और इसीलिए ही मैंने तुम्हें कॉल किया है।
कैलाश अधिकारी की बात को सुनकर अब करण गुलेरिया हैरानी से पूछते हैं कि आखिर क्या बात है। जो बात है मुझे सीधे सीधे कहो, तुम्हें किस चीज में मेरी हेल्प चाहिए। करण गुलेरिया के इस सवाल पर अब कैलाश अधिकारी कहता है कि कल तुम्हें मेरे साथ मेरा आदमी बनकर राजमहल चलना होगा, क्योंकि कल मुझे तुम्हारी सिक्योरिटी में हेल्प चाहिए है। देखो तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो। अनिका बेटी को बिना बताए ही मैं तुम्हें यहाँ पेरिस में लेकर आ गया था। तुम बोलो मत कि तुम मेरे आदमी बनकर ही यहाँ पर आए थे, इसलिए अब तुम्हें कल मेरा आदमी बनकर ही तुम्हें मेरे काम में मेरी हेल्प करनी होगी। कैलाश की बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहता है ठीक है, ये सारी बातें मुझे बार बार याद मत दिलाया करो। वैसे भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं पेरिस में बस तुम्हारा ही आदमी बनकर आया था, तो कल भी मैं तुम्हारे लिए ये काम कर सकता हूँ। कल मैं तुम्हारा आदमी बनकर राजमहल में चलूंगा। ओके अब ठीक है। करण की ये बात सुनकर अब कैलाश अधिकारी कहता है कि ये हुई ना बात, ये होती है एक दोस्त वाली बात। ये कहते हुए ही अब कैलाश अधिकारी कहता है कि ठीक है, फिर आज रात मैं तुम्हें लेने के लिए पैलेस में आ जाता हूँ। फिर हम कल दोनों साथ में ही वहां पर चलेंगे और फिर हम दोनों साथ में वहां के लिए निकल जाएंगे। कैलाश अधिकारी की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये कहते हुए ही अब करण गुलेरिया अपना फोन कट कर देता है और फिर वो फिर से यही सोचते हैं कि आखिर वो कैसे सच का पता लगाएं। अपने इन्हीं ख्यालों को दिमाग से हटाते हुए अब करण यही सोचते हैं कि पहले वो चलकर अंजलि से ही मिल ले। यही सोचते हुए ही अब करण अपने रूम से निकलकर अंजलि के रूम की तरफ चलने लगता है, क्योंकि करण गुलेरिया को अभी यहाँ पर सोचते सोचते कुछ भी समझ में नहीं आता। वो किसी एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते कि उसे राजीव को वो पासवर्ड देना चाहिए या नहीं। जब वो किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते तो वो यही सोचते हैं कि पहले उसे अंजलि से जाकर मिल लेना चाहिए, तब तक शायद वो कुछ डिसाइड कर लेंगे। जैसे ही अब करण गुलेरिया अंजलि के रूम की तरफ जाने लगता है तो वो देखता है कि कविन आलिशा प्रिंसेस लतिका को समझा रही थी। कविन आलिशा प्रिंसेस लतिका को कुछ कह रही थी, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे प्रिंसेस लतिका को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। करण अब कविन आलिशा की तरफ जाने लगता है। अब जैसे ही वो कविन आलिशा के पास पहुंचता है तो वहां पहुंचने के बाद अब करण कविन आलिशा से कहता है कि क्या हुआ है रानी साहिबा, आप प्रिंसेस लतिका से क्या कह रही हैं। प्रिंसेस लतिका ने जब करण गुलेरिया को वहां पर देखा तो अब वो उनके पास जाकर अब उनका हाथ पकड़कर कहती है आप रिया के नानू है, रिया के नानू आप हमारी रानी माँ से कहिए ना कि वो हमें कुछ दिन और यहीं पर ही रहने दें, क्योंकि मैं अभी यहाँ से अपनी बेस्ट फ्रेंड को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। मुझे अब कुछ दिन और यहाँ पर रहना है, क्योंकि बड़े नानू आप ही बताइए ना कि कैसे मैं यहाँ पर पूरी फैमिली को छोड़कर जाऊं, क्योंकि मैं तो कभी इतनी बड़ी फैमिली के साथ नहीं रही ना। लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पर रहने के बाद मुझे बड़ा अपनापन सा लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये घर मेरा ही हो। मुझे यहाँ पर अपने महल जैसी ही फीलिंग आती है। इसलिए प्लीज आप बड़ी रानी को मना लीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। प्रिंसेस लतिका बार बार करण को रिक्वेस्ट कर रही थी। प्रिंसेस लतिका की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि पहली बात ये कि मैं सिर्फ रिया का नानू नहीं हूँ, मैं आपका भी नानू हूँ, तो आप मुझे भी नानू बोलो। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब प्रिंसेस लतिका की आंखों में एक चमक सी आ जाती है, क्योंकि प्रिंसेस लतिका तो खुद अपने मन में कई बार सोचती थी कि काश उसका नानू भी ऐसा ही हो। और अब वो करण गुलेरिया से कहती है कि अगर आप मेरे नानू हो तो आप हमारी रानी माँ को फिर डांट लगाएंगे ना और उन्हें कहेंगे ना कि वो हमें यहाँ से ना लेकर जाए, क्योंकि मैं भी यहाँ से नहीं जाना चाहती। और आप अगर बड़ी रानी को डांट लगाएंगे तो आपकी बात वो जरूर सुन लेगी, वो आपको मना नहीं करेंगी। प्रिंसेस लतिका की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया अब कविन आलिशा की तरफ देखकर कहते हैं क्या बात है रानी साहिबा, आप कहाँ जा रही हैं। करण गुलेरिया की बात का जवाब देते हुए कविन आलिशा कहती है कि मिस्टर गुलेरिया इस वक्त हमारा राजमहल जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब हमें राजमहल के लिए निकलना होगा। कल हमारे राजमहल में रॉयल फैमिली मेंबर की एक मीटिंग है। हमें उस मीटिंग में जाना जरूरी ही होता है। उसकी तैयारी करने के लिए हमें आज ही राजमहल में जाना होगा, ताकि हम कल के लिए उस मीटिंग की सारी ही प्रिपरेशन को आज ही कर सकें। कविन आलिशा की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया समझ गए थे कि आखिर क्यों कैलाश अधिकारी उन्हें अपने साथ राजमहल में लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि कविन आलिशा की बातों को सुनकर अब वो समझ गए थे कि वहां पर राजमहल में एक मीटिंग चलने वाली है। उसी के रिलेटेड ही उन्होंने वहां पर उसे सिक्योरिटी के लिए वो करण गुलेरिया को लेकर जा रहे हैं।
क्योंकि अभी राजमहल में कुछ समय पहले जो भी हुआ, जैसे कि आयशा मारवा और अंजलि मल्होत्रा को वहां से किडनैप किया गया, इसलिए अब कैलाश अधिकारी वहां की सिक्योरिटी को लेकर अब और भी चौकन्ना हो गए थे और उसे सबसे ज्यादा विश्वास बस अपने दोस्त करण गुलेरिया पर ही आ रहा था। इसलिए वो करण गुलेरिया को वहां पर लेकर जाना चाहते थे। ये बात अब करण गुलेरिया अच्छी तरह से समझ रहे थे। करण गुलेरिया भी अपने मन में यही सब सोच रहे थे कि तभी उसे एहसास होता है कि यहाँ किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। उस हाथ के टच से अब करण गुलेरिया अपनी सेंस में आते हैं तो वो देखते हैं कि प्रिंसेस लतिका ने करण गुलेरिया के हाथ को पकड़ लिया था और अब वो उसके हाथ को पकड़कर कहती है, नानू आप रानी माँ से कहिए ना कि वो हमें यहीं पर ही रहने दे, मैं अभी नहीं जाना चाहती। पर आपने अभी तक कोई भी जवाब क्यों नहीं दिया कि आप बड़ी रानी से बात करेंगे या नहीं। प्रिंसेस लतिका की ये बात सुनकर अब करण अब आलिशा को देखते हुए कहता है कि अगर लतिका का कल वहां रहना जरूरी नहीं हो तो इसे यहीं पर ही रहने दो बच्चों के साथ। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब कविन आलिशा कहती है कि अब प्रिंसेस लतिका को यहाँ हम नहीं छोड़ सकते हैं, उनका कल वहां पर जाना सच में ही बहुत ही जरूरी है। साल भर में सिर्फ ये एक ही दिन होता है जब पूरी की पूरी रॉयल फैमिली एक दिन के लिए साथ में होती है, इसलिए हम प्रिंसेस लतिका को लेकर जाना वहां पर कैंसिल नहीं कर सकते।